हम लोग आके यहाँ लाइन में लगे हुए हैं यूरिया खाद के लिए, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सुबह यहाँ के आए जो सचिव थे वो कहे कि अच्छा ये बताइए, मार्केट में भी तो यूरिया खाद मिलता होगा? मार्केट में यूरिया इसको नहीं मिल पा रही है, अलग यूरिया ला रहे हैं जो कि 250 का है, उसको 500, 550, 600 मनमाफिक ले रहे हैं सब। इस प्रकार से गरीब लोग की जान ही रहे, महामारी में कहाँ से पैसा उपलब्ध कर पाएंगे कि इतना दे पाए, इसलिए यहाँ पे लगे हुए हैं, मिल नहीं पा रहा है। जो धान की रुपाई हुई 1.5 महीना के आसपास हो गया, अभी तक हम लोग की खाद एक बोरा भी यूरिया नहीं मिला, जिसमें कल दिन भर हम लोग शाम तक समय दिए और सुबह से भी बिना खाए पिए भी हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अच्छा ये बताइए, खाद अगर समय से नहीं फसल में पड़ेगा तो उसका नुकसान होगा क्या? बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हम लोग की जो भी लगा है सब पैसा हम लोग की माइनस में जा रहा है। हम लोग इधर उधर काम के कर्जा हुआ 3-5 करके पैसा लगा है, जिसमें हम लोग के सब नुकसान ही नुकसान समझ में आ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है खाद के लिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। अभी आपने सोनभद्र से तस्वीरें देखी। मेडिकल और इंजीनियरिंग की संयुक्त परीक्षा नीट और जेईई देने वाले करीब 25 लाख विद्यार्थियों को एक बात समझनी चाहिए। वे बेशक चाहते थे कि कोरोना के समय प्रवेश परीक्षा ना हो। उनकी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी पूछा, सरकार का पक्ष भी सुना। अब कोर्ट का आदेश आ गया है कि परीक्षा होगी तो परीक्षा होगी। अब मुझे सैकड़ों मैसेज करने से, दिन रात फोन करने से परीक्षा रद्द नहीं होगी। हाँ, उनकी चिंताएं जायज लगती हैं कि इतने तनाव में वे कैसे परीक्षा देंगे। आपकी उम्र अभी कम है, संक्रमण हो सकता है, यात्रा करनी पड़ेगी, सेंटर पर भारी भीड़ हो सकती है। मुझे पूरा भरोसा है कि इन बातों का भी जिक्र अदालत की सुनवाई में हुआ होगा। अब अगर सरकार चाहती है कि परीक्षा हो तो परीक्षा होगी। सरकार के पास अब कोर्ट के आदेश भी हैं। आपने अपनी तरफ से सारे प्रयास किए, ट्विटर पर ट्रेंड कराया, मुझे परेशान किया, सैकड़ों ईमेल किए मुझे, फिर भी आप गोदी मीडिया में स्पेस हासिल नहीं कर सके। आपके सवालों को लेकर वैसी चर्चा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अगर आप मुझे देखते होंगे, सुनते होंगे तो कारण कई बार बता चुका हूं। हां, समझ 20 साल बाद आएगी मेरी बात। अगर परीक्षा को लेकर तनाव होता है तो मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं। आप प्रधानमंत्री की लिखी किताब एग्जाम वॉरियर्स जरूर पढ़ें। यह किताब आपको मिल जाएगी, अमेजॉन पर है, हिंदी में 78 रुपए में और अंग्रेजी में 90 रुपए में मिल जाएगी। इससे आपको परीक्षा देने में, कोरोना दोनों के तनाव का सामना करने में मदद मिलेगी। देखिए, मैं शायद पहला एंकर हूं जो एग्जाम वॉरियर को प्रेस्क्राइब कर रहा हूं। एग्जाम वॉरियर वो वॉरियर होता है जो परीक्षा तो देता है मगर तनाव से नहीं घबराता। इसलिए जितने भी लोग ये मुझे मैसेज करते हैं कि देश की बात प्राइम टाइम में दिखा दीजिए ताकि सरकार नीट जेईई की प्रवेश परीक्षा रद्द कर दे, उससे बेहतर है कि आप एग्जाम वॉरियर्स पढ़ें। मेरी इसमें कोई भूमिका अब नहीं है, मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूं आपका। दुनिया के कितने प्रधानमंत्रियों ने परीक्षा को लेकर तनाव दूर करने के लिए किताब लिखी है। आपके देश में यह सुविधा है तो आप लाभ उठाइए। अब आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए। जिस सरकार के मुखिया ने आपके परीक्षा के तनाव को लेकर किताब लिखी हो एग्जाम वॉरियर्स, क्या उनकी सरकार में किसी को समझ नहीं होगी कि कोरोना के समय परीक्षा कराने को लेकर आप 17 से 20 साल के नौजवान तनाव में आ सकते हैं? मुझे लगता है कि उन्होंने आपके बारे में पूरा विचार किया होगा और यकीन होगा कि उन्हें आप पर यकीन होगा कि आप परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि आपने एग्जाम वॉरियर्स पढ़ा होगा। बिना डरे, बिना घबराए, जब भी तनाव हो तो एग्जाम वॉरियर्स पढ़ें। रवीश कुमार को व्हाट्सएप मैसेज ना करें। ऐसा नहीं है कि हम नीट और जेईई के छात्रों की बात उठाने की जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। एक तरह से आज भी आपकी ही बात उठा रहे हैं। इसके पहले भी हम जून के महीने से देश की बात में ये बात उठा रहे हैं। आप देश की बात की आर्काइव में जाकर देख सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर लगता है कि परीक्षा केंद्रों के बाहर बहुत भीड़ हो जाएगी, यात्राएं करने पर आप मजबूर होंगे, देह से दूरी का पालन नहीं होगा। अभी आपने देखा यूरिया के लिए ही क्या हाल है यूपी के सोनभद्र में। अगर आपने सोनभद्र का नाम सुना होगा तो संक्रमण का खतरा हो सकता है। आपकी परेशानी भी सही है, लेकिन आपकी बातें सरकार को मालूम है, कोर्ट को मालूम है। जो सरकार कोर्ट में कह रही है कि वो परीक्षा कराएगी, उसने सारी चीजों को सोच लिया है। वो कोर्ट के आदेश के बाद क्यों कहेगी कि हम परीक्षा नहीं करा सकते? वैसे सरकार अब भी कह सकती है, मगर उसके रुख से अब नहीं लगता है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी उम्र कम है और आप लोग अभी
नागरिक जीवन की यात्रा आरंभ कर रहे हैं, इसलिए प्रक्रियाओं का पता होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि आप इन प्रश्नों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, बधाई। ट्विटर पर ट्रेंड भी कराया। गोदी मीडिया से भी उम्मीद की, जिस पर जनता के सवाल को लेकर न के बराबर बहस होती है, खबर तो होती नहीं है। आमतौर पर जनता मीडिया को बहस के लिए टॉपिक देती है, पब्लिक देती है, लेकिन अब मीडिया पब्लिक को टॉपिक देती है कि आप इस पर बहस करें दिन रात। इसे टॉपिक नहीं, टॉनिक कहते हैं। करोड़ों लोगों की शाम ऐसे डिबेट के टॉनिक से कटती है, आपके घरों में भी कटती होगी। समस्या यही है कि मेरी बात के समझ आने की डेडलाइन 20 साल बाद की है। दिस इज द रियल प्रॉब्लम, इसलिए आज समझ नहीं आएगी। आप सभी को शुभकामनाएं। आप खुशी खुशी परीक्षा दें। कम नंबर आने को लेकर बिल्कुल तनाव ना करें। एग्जाम वॉरियर्स में भी यही बात है कि इम्तहान जीवन का अंत नहीं है। मुझे पता है कि कुछ लोग जरूर पूछेंगे कि क्या सरकारी भर्तियों की परीक्षा के सताए उम्मीदवार भी एग्जाम वॉरियर्स पढ़ें, तो मेरा जवाब है कि पढ़िए, लेकिन ये आदत ठीक नहीं है कि एक दवा से सारी बीमारी ठीक हो जाए। पूरा पढ़िए, आप और भी किताबें हैं, पढ़िए। सरकारी परीक्षाओं का हाल आपके जीवन काल में ठीक नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं और मेरा अनुभव भी कहता है। 0 टीआरपी एंकर हूं, इसलिए आप मेरी बात सुनते नहीं हैं, जबकि मेरी बात ही देश की बात होती है। आप सरकारी भर्ती परीक्षा को लेकर मुझे मैसेज ना करें, बहुत कर लिया आपने। वैसे देखा जाए तो असली एग्जाम वॉरियर्स आप लोग ही हैं। फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग के इंतजार में 4-4 साल एक परीक्षा से लड़ते हैं आप लोग। ये होता है वॉरियर्स, हारता नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, बंगाल, पंजाब, न जाने कितने राज्यों में करोड़ों की संख्या में छात्र सरकारी परीक्षा की भर्ती के नतीजे आने के इंतजार में मुझे मैसेज करते रहते हैं, और कितने ही साल से कर रहे हैं। ट्रेंड कराते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, कुछ तो 7 से 8 साल से इंतजार कर रहे हैं। कमाल है। ये है असली एग्जाम वॉरियर्स। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सताए परीक्षार्थी हों या रेलवे में लोको पायलट की बहाली पूरी नहीं हुई है उसके सताए परीक्षार्थी हों। रेलवे की परीक्षा के एग्जाम वॉरियर्स को मेरा नंबर हाथ लग गया है। सुबह उठकर मुझे मैसेज कर देते हैं और रेल मंत्री को टैग कर देते हैं। सरकार एक काम कर सकती है, अपनी भर्ती परीक्षा के फॉर्म में एग्जाम वॉरियर्स का ही दाम जोड़ ले। 70-80 रुपए की किताब है, और सबको एडमिट कार्ड के साथ एग्जाम वॉरियर्स की एक कॉपी भेज दे कि भाई रिजल्ट आने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, इसलिए आप इस किताब को पढ़ें, तनाव दूर होंगे। असफलता को समझें। वैसे इस मामले में असफलता सरकार की है कि कई साल में बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, चाहे झारखंड हो चाहे इधर राजस्थान हो। 4-4 साल तक एक परीक्षा के रिजल्ट के इंतजार में गुजार देते हैं आप नौजवान। सरकार से इतनी उम्मीद तो खुद सरकार को भी नहीं होगी। अब आते हैं यूनिवर्सिटी के छात्रों पर। यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के छात्र भी नीट और जेईई के छात्रों की तरह परेशान हैं। कोरोना के संक्रमण के डर से नहीं चाहते कि परीक्षा हो। सुप्रीम कोर्ट ने हर पक्ष को व्यापक समय दिया, सबसे पूछा, सबको सुना, सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला नहीं आया है। आशीष भार्गव की रिपोर्ट देखिए, उससे पता चलेगा कि बहस की दिशा क्या है, किस तरह के तर्क दिए गए। एक तरफ दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने डिग्री कोर्स में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को कोरोना के चलते रद्द कर दिया है, तो वहीं यूजीसी और केंद्र सरकार इन परीक्षाओं को 30 सितंबर तक कराने पर अड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े सवाल उठाते हुए इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने कहा कि मुद्दा यह है कि अगर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि परीक्षा आयोजित करने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है, तो क्या वे यूजीसी के ऊपर जा सकते हैं। राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवा में अधिकार रखता है, लेकिन क्या यूजीसी राज्य को ओवरराइड कर सकता है और कह सकता है कि आपको परीक्षा आयोजित करानी पड़ेगी। यूजीसी शायद ये तो कह सकता है कि बिना परीक्षा के कोई डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन क्या वो ये कह सकता है कि इस तारीख को परीक्षा आयोजित करो। वहीं यूजीसी बार बार अदालत में दोहरा रहा है कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है, यह केंद्र को तय करना है। राज्य प्राधिकरण यूजीसी को ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर परीक्षा नहीं दी तो डिग्री नहीं मिलेगी। इस मामले में दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी करके कह दिया है कि कॉलेजों में अंतिम वर्ष में परीक्षा नहीं होंगी, तो वहीं ओडिशा सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार भी इस मामले में उनके साथ खड़ी हैं।
इन राज्य सरकारों का कहना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी केवल परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश और मानकों को निर्धारित कर सकता है। वो परीक्षाओं को किसी विशेष तिथि पर आयोजित कराने का फैसला नहीं कर सकता। राज्य में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। तकनीक तक सभी छात्रों की पहुंच नहीं है। सीए जैसी परीक्षाएं भी रद्द की जा चुकी हैं। डिग्री कोर्स में 5 सेमेस्टर परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं। ऐसे में अंतिम वर्ष के छात्रों को छूट दी जा सकती है। हालांकि ये मामला यूजीसी और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का है, लेकिन अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। यूजीसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया। यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि परीक्षा आयोजित ना करें। अधिक से अधिक राज्य सरकार ये कह सकती हैं कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी जाए। महाराष्ट्र सरकार ने मई में विशेषज्ञ पैनल की बैठक की थी। इस बैठक में फैसला लिया गया कि पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को पास किया जा सकता है, लेकिन अंतिम परीक्षा जरूरी है। इस बैठक के बाद युवा सेना द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं। युवा सेना की याचिका के बाद सरकार का विचार बदल गया और वह परीक्षा के खिलाफ हो गई, जबकि राज्य सरकार को परीक्षा रद्द करने का अधिकार ही नहीं है। महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा परीक्षा सितंबर में आयोजित की जा रही है, जिसमें 2,20,000 से अधिक छात्रों के शामिल होने का अनुमान है, जबकि महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों में कुल 10 लाख छात्र हैं। लगभग 2.5 लाख छात्र अंतिम वर्ष के हैं। अगर राज्य लोक सेवा परीक्षा आयोजित की जा सकती है तो अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय परीक्षा क्यों नहीं? लेकिन महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि यूजीसी को निर्णय लेने से पहले विश्वविद्यालयों व अन्य निकायों से परामर्श करना होगा। वो एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकता। 30 सितंबर तक अंतिम परीक्षा आयोजित कराने का निर्देश किसी सलाह के लिए बिना और राज्य में स्थिति का पता लगाए बिना लिया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शिक्षण और परीक्षा लेने के बीच एक सीधा संबंध है। शिक्षण के बिना परीक्षा कैसे हो सकती है? गृह मंत्रालय ने अब तक शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन परीक्षा आयोजित करने की अनुमति कैसे दे दी? यहाँ शिक्षा विशेष नहीं है, यहाँ महामारी विशेष है। महामारी हर किसी पर और हर चीज पर लागू होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि यूजीसी के 6 जुलाई के फैसले के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा होंगी या नहीं। इस फैसले के खिलाफ छात्रों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को कहा है कि 3 दिनों में वो अपनी लिखित दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दें। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आएगा, जो न केवल इन छात्रों का भविष्य तय करेगा, बल्कि साथ ही केंद्र सरकार और राज्यों के अधिकार क्षेत्र पर लक्ष्मण रेखा भी खींचेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। अब आप देखिए कि इसी सुप्रीम कोर्ट से नीट और जेईई के बारे में फैसला आया है कि प्रवेश परीक्षा होगी। क्या इसी सुप्रीम कोर्ट से यह भी फैसला आ सकता है कि जो फाइनल ईयर के छात्र हैं यूजीसी के नियम के तहत उनकी परीक्षा नहीं होगी? कई तरह की परिस्थितियां हर फैसले की अलग अलग होती हैं, मगर कॉमन बात है कोरोना। तो इंतजार कीजिए कि क्या फैसला आता है। क्या एक को राहत मिलेगी, एक को इम्तहान देना होगा? और आशीष की शानदार रिपोर्ट, जिन्होंने कितने तरीके से कोर्ट के भीतर की बहस की रिपोर्टिंग की, आपको पता होगा कि किस तरह से दलीलें दी जा रही हैं। एक राज्य सरकार जो अपनी परीक्षा करा रही है, वो यूजीसी की परीक्षा का विरोध कर रही है। इतने अंतर्विरोध राज्यों ने अपने अपने फैसलों से पैदा कर लिए हैं। अब आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं। अगर मध्य प्रदेश सरकार ये बताती अपनी जनता को कि उसके कार्यकाल में 1 लाख बहाली निकली है और वो बहाली पूरी हो गई है, उसमें से 70,000 मध्य प्रदेश के हैं और 30,000 मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, तो एक तस्वीर बनती कि मध्य प्रदेश में बहाली आती है, बिना किसी व्यापम घोटाले के बहाली पूरी होती है और लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाते हैं। जबकि वहां भी लोग परेशान हैं। टीचिंग के जॉब के मामले में भी दिन रात लिखते रहते हैं, पटवारी के इम्तहान वाले भी, कि अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है। जब आप एक परीक्षा कई साल में नहीं करा पा रहे हैं, विश्वसनीय तरीके से नहीं करा पा रहे हैं, तो इस घोषणा को किस आधार पर बहुत बड़ी घोषणा कही जाए कि मध्य प्रदेश की नौकरियों में, सरकारी वैकेंसी की नौकरियों में पर अब सिर्फ मध्य प्रदेश का अधिकार होगा। अभी मैं भारत और उस संघवाद पे नहीं जा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ एक सामान्य सवाल पर जा रहा हूं। अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए।
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी अब सिर्फ स्थानीय बच्चों को मिलेगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ऐलान हो गया है, नियम कायदे अभी बनेंगे। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। इस ऐलान पर विपक्ष ने भी रवायत के तहत ऑनलाइन ऑफलाइन हमला बोला। याद दिलाया कि कमलनाथ ने ही निजी नौकरियों में 70% आरक्षण की बात कही थी। 15 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को अब याद आई कि मध्य प्रदेश पूरा बेरोजगार हो गया है। युवा यहाँ का नशे की लत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ग्रसित हो गया है। आज उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पर मध्य प्रदेश के युवाओं का हक है। ये कमलनाथ जी इस विजन को पहले जी चुके हैं। 15 महीने की उनकी सरकार में इसको लेकर उन्होंने बड़ी संजीदगी से काम किया है। मैं मानता हूं कि फिर भी हम शिवराज सिंह जी का स्वागत करते हैं, पर एक बात जरूर कि इन्होंने 21,000 घोषणाएं अधूरी छोड़ी थी। जो भी घोषणा करते हैं, जो भी योजना बनाते हैं, कभी इम्प्लीमेंट होती ही नहीं है। कम से कम ईश्वर करे बेरोजगारी को लेकर राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत मेरे मध्य प्रदेश का युवा रोजगारी को लेकर शिवराज सिंह जी पास हो, इस आशा के साथ मैं उनको साधुवाद देता हूं। अब जबानी जमा पूंजी में इन बच्चों की कौन पूछे जो मध्य प्रदेश के ही हैं। 2017 में करीब 24,000 महीने के वेतन वाली पटवारी भर्ती में 10 लाख आवेदन आए। 2018 में इसका नतीजा आया, 9,233 उम्मीदवार बुलाए गए, 7,800 को नौकरी मिल गई, बाकी प्रतीक्षा सूची में रह गए। 3500 सहायक प्राध्यापकों के चयन के लिए 1992 के बाद प्रदेश में पहली बार परीक्षा हुई थी, जिसकी वजह से कई अतिथि विद्वान सालों तक पढ़ाने के बाद बेरोजगार हुए। कई बार आंदोलन किया, अब सरकार से वो भी सवाल पूछ रहे हैं। हमने तो 10वीं 12वीं के साथ में मध्य प्रदेश सरकार का एग्जाम भी पास किया है। पटवारी अभ्यर्थी पिछले 3 साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा हम पास कर चुके हैं, लेकिन हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्या परीक्षा पास करने के बाद घर बैठाने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे कानून बनाते हैं? कैसे चुनाव की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं? वास्तविकता में यदि आप युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो जो पहले से परीक्षा पास करके अभ्यर्थी बैठे हुए, पहले उनको रोजगार तो दीजिए। क्या हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं? 25 सालों से हम ठगे जा रहे हैं अतिथि विद्वान के रूप में, और अब वर्तमान में तो हम फॉलन आउट अतिथि विद्वान हैं, और हम फॉलन आउट आपकी ही नीतियों से हुए हैं। 2019 में विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया था कि अक्टूबर 2018 में मध्य प्रदेश में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 20,77,222 थी, जो अक्टूबर 2019 में बढ़कर 27,79,785 हो गई। इस दौरान सिर्फ 34,000 बच्चों को नौकरी मिली। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से पता लगा था कि राज्य में पिछले 10 सालों में जनसंख्या लगभग 20% बढ़ गई है, लेकिन सरकारी नौकरियां बढ़ने के बजाय 2.5 कम हो गई। राज्य में कुल 4,52,439 सरकारी नौकरियां हैं, जिसमें से लगभग 1 लाख खाली हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक में भारत माता की मूर्ति लग गई। 27 सीटों पर उपचुनाव हैं, सुभावनात्मक मुद्दे बड़े हैं, बेरोजगारी का कार्ड बड़ा है। सरकार को वाकई फिक्र होती तो 1 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली नहीं होते। जो पटवारी परीक्षा देकर घर बैठे हैं वो आज नौकरी कर रहे होते। जो अतिथि विद्वान सालों से आंदोलन कर रहे हैं वो कॉलेजों में पढ़ा रहे होते। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अब क्या कहा जाए, हम सब तो इतनी बार ऐसी स्टोरी दिखा चुके हैं, रिपोर्ट दिखा चुके हैं। आपने सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर से देश के 6 लाख गांव 3 साल में जोड़ दिए जाएंगे, लेकिन जिन गांवों को जोड़ा गया, जहां घोषणाएं की गई हैं, वहां क्या बदलाव आया है, ये जानने के लिए रविश रंजन दिल्ली से ही 40 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के गांव गए। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि ऑप्टिकल फाइबर से कितने क्रांतिकारी बदलाव आ चुके हैं। फरीदाबाद के वाईफाई शहर बनने की खबर सारे अखबारों की हेडलाइन बनी। 4 साल बाद फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाकर वाईफाई देने की हकीकत पता करने हम फरीदाबाद के सोतई गांव पहुंचे। सस्ते वाईफाई के लिए बीएसएनएल का ये बॉक्स सरकारी स्कूल में साल भर पहले से लगा है, लेकिन खराब पड़ा हुआ है।
अब यहाँ के शिक्षक दूसरी कंपनी का अपना निजी वाईफाई प्रयोग करके ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर हाजिरी तक का काम करते हैं, जबकि गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए महंगे नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी पीछे 2019 दिसंबर में इसके रिगार्डिंग एक टीम आई थी BSNL की, जिसमें रीजनल और नॉर्थ रीजन के जो DG आए हुए थे। तो उन्होंने जब अपनी टीम से रिपोर्ट ली थी तो यहाँ वो बता रहे थे कि ये केबल जो फाइबर की केबल है ये बीच में कई जगह कटी हुई है किसी कारणों से। तो वो आश्वासन देके गए थे कि बहुत जल्दी से इसको केबल को दोबारा से चेंज करके इसको शुरू किया जाएगा। सतोई गांव में फाइबर ऑप्टिकल के टूटे केबल कहीं घर में पड़े हैं तो कहीं जानवरों से बचने के लिए बंधे दिखे। शायद इसी के चलते सतोई गांव में शिक्षक से लेकर राशन बांटने वाले लोग निजी कंपनियों के नेटवर्क पर निर्भर हैं। ये जो नेटवर्क आप चला रहे हैं ये किससे चला रहे हैं? मैं अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके और मशीन से POC मशीन से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये BSNL का नेटवर्क है जो कि बिछाया? नहीं जी, मेरा अपने मोबाइल का नेटवर्क है। आपके खुद का व्यक्तिगत? हाँ जी। सतोई गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के सबसे बड़े गांव तिगांव पहुंचे। यहां ना तो सरकारी स्कूल में और ना ही पंचायत में BSNL का वाईफाई लगा है। गांव में साइबर कैफे चलाने वाले राहुल देव को कुछ साल पहले BSNL के फाइबर ऑप्टिकल केबल से सस्ते इंटरनेट की उम्मीद बंधी थी, लेकिन लगातार नेटवर्क में हो रही दिक्कतों के चलते राहुल ने अब निजी कंपनी का नेटवर्क ले रखा है जो महंगा पड़ रहा है। मैं अब तिगांव में आ गया हूँ। ये फरीदाबाद का एक बहुत बड़ा गांव है और यहाँ पर भी फाइबर ऑप्टिकल जो केबल है उसको बिछाया गया था और ये कहा गया था कि सस्ता वाईफाई BSNL की तरफ से दिया जाएगा। मैं इस वक्त साइबर कैफ़े में हूँ जो कि यहाँ पर तमाम सारे जो युवा हैं वो यहाँ पर आते हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस को करने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर उसका क्या फ़ायदा मिला। जो फाइबर ऑप्टिकल केबल आपके बिछाई गई थी 4-5 साल पहले इस गांव में, उसका आपको क्या फ़ायदा मिला? हमने BSNL का कनेक्शन लिया था जी। तो BSNL कनेक्शन लेने के बाद हमने चलाया 2 साल के करीब चलाया, पर 2 साल में से मुश्किल से हमारे 6 महीने चला होगा। वो बिल पे ऐसे ही किया हमने। हाँ, कंप्लेंट करते, कंप्लेंट कम से कम ये लगा लो 5-5 10 दिन तो कंप्लेंट पड़े हो जाते हैं। उसके बाद कोई उसमें कोई मतलब काम होता कंप्लेंट के ऊपर। हाँ, तो ये आपके गांव में फाइबर ऑप्टिकल केबल का किसी को फ़ायदा नहीं मिला जो वाईफाई निकाल? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कैसा भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। अच्छा, तो अभी आप लोग प्राइवेट चला रहे हैं हम। अच्छा, तो कितना पैसा पे करते हैं आप? 900 रुपये पर मंथ, एवरी मंथ 900। तिगांव में सड़क खुदी पड़ी है और बारिश में पैदल चलना मुश्किल होता है। गांव के सरपंच कहते हैं कि बस अखबार में वाईफाई गांव बनाने की घोषणा हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हमारे यहाँ बहुत से लोगों के पास गरीब आदमी है, राशन कार्ड नहीं है, काफ़ी साल से राशन कार्ड भी नहीं बने। घोषणा कर देते हैं, न्यूज़ में दे देते हैं, कोई काम इस तरह से होता नहीं है। BSNL के मुताबिक गांव में सस्ता वाईफाई देने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा दिए गए हैं, लेकिन वाईफाई देने का काम BBNL का है। इसी के चलते कितने कनेक्शन चल रहे हैं इस बाबत उनको पता नहीं है। हालांकि अखबार में छपी खबर के मुताबिक फरीदाबाद को वाईफाई शहर बनाकर गांव में 100 से 200 रुपए महीने में हाई स्पीड वाईफाई देने का पायलट प्रोजेक्ट था, लेकिन ज्यादातर जगहों पर BSNL नेटवर्क खस्ता हाल है और गांव वाले वाईफाई के लिए निजी कंपनियों के सहारे बैठे हैं। फरीदाबाद से कैमरामैन सचिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। इस तरह की रिपोर्ट पत्रकारिता की बची खुची निशानियां हैं। आप जानते ही हैं कि पत्रकारिता आप लोगों की भी मदद से समाप्त कर दी गई है। देखते रहिए जितनी भी बची हुई है इस तरह की रिपोर्टिंग। ब्रेक लेते हैं। एक दोनो तीन चार पाँच सात आठ नौ 10।
उत्तर प्रदेश में जिस एनकाउंटर को एक समुदाय विशेष के खिलाफ सही ठहराया जा रहा था, वही एनकाउंटर एक जाति विशेष के कारण फंस गया है। एक बीजेपी के एमएलसी हैं जो कह रहे हैं ब्राह्मणों का बीमा कराइए। एक विधायक विधानसभा में पूछ रहे हैं कि कितने ब्राह्मण मारे गए। समस्या उन्हें एनकाउंटर से नहीं है, जाति विशेष से है। राम राज्य में ये सब क्या हो रहा है? शिव शंभो, शिव शंभो। ये ब्राह्मण राजनीति विकास दुबे कांड से शुरू हुई। विकास की गिरफ्तारी पे विरोध नहीं हुआ, लेकिन उसके एनकाउंटर को तमाम ब्राह्मणों ने फर्जी बताया। विकास के 5 ब्राह्मण साथी भी एनकाउंटर में मारे गए और गिरफ्तार होने वाले 9 ब्राह्मण थे। फिर मुख्तार अंसारी के जिस साथी राकेश पांडे का एनकाउंटर हुआ, वो भी ब्राह्मण था। उसके पिता का आरोप है कि उसे घर से ले जाकर मारा गया। इससे पैदा ब्राह्मणों के एक वर्ग की नाराजगी से बीजेपी भी दबाव में है। उसके एक एमएलसी ने कहा है कि ब्राह्मणों का अलग से बीमा होगा। तमाम सारे क्षेत्रों में, चाहे वो बीमा के क्षेत्र होगा कि उनके तमाम नौजवान अगर ख़त्म हो जा रहे हैं, उनकी बीवियों के लिए जो है निश्चित तौर पर कुछ न कुछ नौकरियां मिल जाएं, उनको जो है कुछ इस तरह से अनुदान मिल जाए। इस पे तमाम सारा काम चल रहा है और हमें नहीं लगता कि कहीं कोई सियासत में ब्राह्मण इस चक्कर में कहीं पड़ने वाला है। वो स्वयं भी बहुत बुद्धिजीवी कौम है। यूपी विधानसभा का सत्र 20 को शुरू होगा। सुल्तानपुर से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने सदन में गृह मंत्री से लिख के ब्राह्मणों के मुद्दे पे सवाल पूछा है, लेकिन इस पे बात करने को वो उपलब्ध नहीं हुए। इसमें लिखा है कि इस सरकार के 3 साल में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, ब्राह्मणों के कितने हत्यारे पकड़े गए, कितने हत्यारों को पुलिस ने सजा दिलवाई, ब्राह्मणों की सुरक्षा कैसे करेंगे, क्या ब्राह्मणों को प्राथमिकता पे हथियार लाइसेंस देंगे, कितने ब्राह्मणों को हथियार लाइसेंस दिया गया। इस बीच मुख्तार अंसारी के साथी राकेश पांडे को यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। राकेश के पिता ने आरोप लगाया कि उसे घर से ले जाके हत्या की गई। इस पे भी प्रतिक्रियाएं हुई। इस बीच भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को यूपी पुलिस ने मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया, तो उन्होंने भी इसे ब्राह्मण विरोध से जोड़ दिया। वहाँ जो ठाकुर माफिया है, एक जाति माफिया, उनके कहने पर हमारे परिवार को उत्पीड़न, धन दौलत, हमारी पत्नी लड़के को बर्बाद कर रहे हैं और हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा डाल रहे हैं। आगे ऊपर कभी भी हत्या करा सकते हैं अपराधी के द्वारा, अपने द्वारा 2 सिपाही भी मरवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जितने बड़े गैंग है, चाहे वो विनीत सिंह का हो, चाहे जिसमें सिपाहियों की हत्या हुई है, जेल में अंदर होती हुई, चाहे सुशील सिंह की है, चाहे वो क्या नाम है सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त है, चाहे वो है, सारे लोग एक वर्ग के हमारी हत्या के लिए लगे। ब्राह्मणों के एक वर्ग में पैदा नाराजगी का विपक्ष सियासी फायदा उठाना चाहता है। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह खुलेआम सरकार पे ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। इस पे कुछ बीजेपी समर्थकों ने उनके खिलाफ एफआईआर भी करा दी हैं। अगर आपकी सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये मुद्दा उठाना अपराध है क्या? बीजेपी से कांग्रेस में आए उदित राज ने भी विकास दुबे कांड को ठाकुर ब्राह्मण रंग देने की कोशिश की थी। उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर विकास दुबे ठाकुर होता तो क्या ऐसा ही व्यवहार होता। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रोली तिवारी मिश्रा भी ट्विटर पे ब्राह्मणों के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं। उनका पिंड ट्वीट है कि आखिर ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण चेतना मंच बनाकर ब्राह्मणों के लिए मुहिम चलाई हुई है। वो हर ब्राह्मण की हत्या पे सवाल उठा रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के अभिषेक मिश्रा ने परशुराम जी की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगाने का ऐलान किया है। वो कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मणों का विशेष बीमा सरकार ने नहीं किया तो वे इसका प्रचार करेंगे। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूं, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह जाकर के मैं विरोध करूंगा और कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, जो आपने उमेश द्विवेदी जी ने कहा, वो नहीं किया। जातियों में बटे हुए समाज को राजनीति में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, यह उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या आपकी नौकरी चली गई है या आपकी सैलरी आधी से भी कम हो गई है तो निराश ना हो। आप मंत्रियों के ट्विटर हैंडल पर जाएं, वहां आपको पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था चारों तरफ लहलहा रही है। आप ही अकेले हैं जो इस लहलहाती अर्थव्यवस्था में फुसफुसा रहे हैं, यानी काम नहीं मिल रहा है। हिमांशु शेखर की इस रिपोर्ट पर बिल्कुल यकीन ना करें कि टूरिज्म एंड और ट्रैवल इंडस्ट्री में 4 करोड़ लोगों की नौकरी जाने वाली है। इस खबर को गर्त में पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी अभिनेत्री या अभिनेता के बयान को लेकर पूरे देश में कई घंटे की चर्चा आयोजित करानी चाहिए। शहरों के बाद कोरोना वायरस अब बड़े स्तर पर ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर एसबीआई ने अपनी ताज़ा इको रैप रिपोर्ट में आगाह किया है कि जुलाई-अगस्त महीने में कोरोना के नए मामले 54% ग्रामीण जिलों से आए हैं। ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैलने से राज्यों की अर्थव्यवस्था पर बेहद बुरा असर पड़ेगा। कोरोना संकट की वजह से राज्यों की जीडीपी 16.8% तक गिरने का अंदेशा है। सबसे बुरा असर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों पर पड़ा है। ये एक चिंता का विषय है कि रूरल भारत के अंदर अगर कोरोना फैलता है और साथ ही साथ कम से जो 10 संख्या से कम जो डिस्ट्रिक्ट थे उनका नंबर भी अब कम होना शुरू हो गया। देखिए, जो रिपोर्ट में एस्टिमेशन किया गया टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, उसके अंदर कोविड की वजह से लगभग 16.8% जो कमी आएगी उसके, और उसमें जो सबसे बड़ी जो मेजर स्टेट्स हैं उसके अंदर महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर हमारी तमिलनाडु है। हालांकि मौजूदा वित्तीय साल में आर्थिक गतिविधियों की वजह से विकास दर गिरकर 16.5% रहने का अंदेशा है, जो पहले 20% तक गिरने का अंदेशा था। उद्योग संघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के आकलन के मुताबिक सबसे ज्यादा चिंता होटल, ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर है। करीबन 70 से 80% नुकसान पिछले साल से होटल इंडस्ट्री में हुआ है। हमें अब अनुमान हम लगा रहे हैं कि करीबन 10 से 15 लाख करोड़ का नुकसान होगा अगर इसी तरीके से बिजनेस आगे चलेगी, और जॉब लॉसेस करीबन 3 से 4 करोड़ का अनुमान है हमें। आगे क्या होगा बहुत मुश्किल कहना, लेकिन जब तक वैक्सीन का आविष्कार नहीं होगा ये बिल्कुल स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाएगा। उद्योग जगत का यह आकलन बताता है कि कोरोना वायरस की वजह से खड़ा हुआ अर्थव्यवस्था का यह संकट कितना बड़ा है। मुश्किल ये है कि जैसे जैसे देश में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, उसका सीधा असर अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार की रफ्तार पर पड़ रहा है। साफ है, आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था की सेहत कितनी जल्दी सुधरेगी, ये सीधे इस बात पर निर्भर करेगा कि कोरोना संकट की दिशा और दशा आने वाले दिनों में क्या रहती है। दिल्ली से जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं कि वहां के एकमात्र मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है। बस्तर के खोटलापाल के 27 साल के इस युवक को पहले सीएचसी लोहांडीगुड़ा लाया गया था। 15-20 मिनट बाद ही उसे जगदलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। रैपिड एंटीजन टेस्ट में वो कोरोना संक्रमित निकला। दोपहर में दम तोड़ दिया। इस वार्ड में जहां ये मरीज भर्ती था, न हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दिख रहा है, न कोई और उपकरण जिसे आमतौर पर कोरोना वार्ड में देखा जाता है। लेकिन डीन साहब कहते हैं यहाँ सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम लगा है। हाँ, सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम है। वहीं पे सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम मतलब बेड के पास ही रहता है। उसमें वेल सब है। उसमें अलग से सिलेंडर देने की ज़रूरत नहीं रहती। जहाँ सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम रहता है वहाँ पर, ठीक है। ये जो मरीज़ बता रहे हैं आप, लोहांडीगुड़ा से आया हुआ था, सीरियस कंडीशन में आए हुए थे। डॉक्टरों ने देखा हुआ है और इस संबंध में कैसे मौत हुई इसकी जांच भी चल रही है। बस्तर संभाग के इस इकलौते मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 200 बिस्तर लगे हैं। टेस्ट भी हो रहे हैं। अस्पताल का दावा है कि 35 लोगों का स्टाफ एक शिफ्ट में काम कर रहा है। फिर भी ओडिशा से आए इस परिवार जैसे कई लोग हैं, कई तीमारदार हैं जो परेशान हैं। इन्हें तो 3 दिनों से बेटे का शव तक नहीं मिला है।
हम लोग कोटपाड़ से, डिस्ट्रिक्ट कोरापुट, उड़ीसा से। अच्छा, क्या जब आप लोग यहाँ लाए तभी ये लड़के की डेथ हो गई थी क्या? एमपीएम अस्पताल में उसी टाइम उसका हालत पूरा कोलैप्स हो गया था। अच्छा। फिर भी बचाएंगे बोल के यहाँ लेके आए। वहाँ भी 1 घंटा लेट हो गया, यहाँ भी 2 घंटा लेट हो गया। किसी को बोलने से कोई सुनने वाला नहीं। अपना स्ट्रेचर यहाँ से निकाल के हम लोग स्ट्रेचर में लेके गए कोरोना वार्ड में, वहाँ रख दिए 2 घंटा। फिर बोलते हैं कि डेथ हो गया। उसको लेके प्रिजर्व करके रख दिए। बोल रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन लगेगा रिपोर्ट आने के लिए, सैंपल लेंगे। तो हम रुके हैं, आज 3 दिन हो गया। कल बोले लैब टेक्नीशियन बंद है, वो सीज हो गया है बोले। फिर रात को रायपुर से कोई आएंगे, फिर खुलेगा बोले। विपक्ष का आरोप है कि प्रशासन हर बीमारी को कोरोना संक्रमित समझ रहा है, इस वजह से दबाव बढ़ रहा है। हम हर बीमारी को कोरोना के दृष्टि से दिखेंगे तो कहीं ना कहीं से लोगों में भय व्याप्त होगा, बल्कि वास्तविक स्थिति सामने आनी चाहिए। जिला प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट में किसी की गलती मिली तो कार्रवाई होगी। सीसीटीवी कैमरों की फीड भी मरीजों के परिजनों को देने पर बात चल रही है। हमने एक विस्तृत रिपोर्ट हमने कॉलेज के डीन से मांगी है और वो जैसे ही आएगी उसमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। क्योंकि कोरोना वार्ड होने के कारण उनके परिजन उनसे मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, तो उनको यदि सीसीटीवी कैमरे का फुटेज उनको देना ठीक रहेगा, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। और आने वाले समय में एक बेहतर हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं कि परिजनों को स्वास्थ्य का जो अपडेट है वो दे सके, जिनको उनको भी तसल्ली रहे कि हमारे जो परिजन गए हैं वहाँ पर एडमिट हुए हैं, उनका अच्छा देखभाल की जा रही है। अगर इसमें जो बीच में जो कोरोना के रिलेटेड डेथ हुई थी, यदि उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो हमने राज्य शासन में भी बात की है, तत्काल इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए 4,19,668 नमूने लिए गए हैं। इनमें 15,471 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई है। 10,235 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में 5,095 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कोरोना से छत्तीसगढ़ में अब तक 141 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़े बड़े शहरों में तो स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ सबका ध्यान है, लेकिन आदिवासी बहुल बस्तर में स्वास्थ्य सेवाएं ही वेंटिलेटर पर हैं और दुर्भाग्य से इस ओर कोई देखता भी नहीं। जगदलपुर से अपने सहयोगी विकास और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ऐसी रिपोर्ट को देखते हुए आप देश के बारे में क्या समझ पाते हैं? अगर नहीं समझ पाते हैं तो कल फिर कोशिश करेंगे देश की बात में 6 से 7 में। नमस्कार।